अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद, पार्ट 1, लाहौर, एपिसोड 19। मुबीन मंजिल में खानों की खुशबू हर तरफ फैली थी। किचन में बख्त भी और सुगरा कटिंग कर रही थी। चूल्हों पर भी कुछ चढ़ा था। माँ बेकरी आइटम्स नहीं लिया करती थी, सब कुछ घर में अपने हाथों से बना के रखती थी। कुकिंग भी खुद करती और बाकी सब कटिंग वगैरह में उनकी मदद करते। उस वक्त वो अपने कमरे में खड़ी थी। वहां 2 बिस्तर बिछे थे, एक माँ का था, दूसरा उनकी छोटी बहन का। माँ लोग 3 बहनें और 1 भाई थे। मामू इस्लामाबाद में होते थे, बड़ी बहन सरवर जहां अमेरिका में होती। माँ ही उन्हीं की बहू बनी थी। इबाद इस वक्त कनाडा में ज़ेरे तालीम था। ये छोटी बहन नूरे जहां मुबीन मंजिल में रहती थी। कब से? जब से माला ने होश संभाला था। माँ इस वक्त उनके पीछे खड़ी उनके बालों की कंघी कर रही थी। व्हील चेयर पे बैठी नूरे जहां खाला माजूर थी और बचपन से उनके पास थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन चेहरा आज तक सफेद गुलाबी था। वो बस मुस्कुराती रहती और ज्यादा बात नहीं करती थी। उनका ज़हनी तवाज़ुन कई बरस हुए बिगड़ चुका था। कभी कभी वो रोने लग जाती और कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती। माँ बहुत सब्र से उनके सारे नाज नखरे उठाती। नूर खाला का काम उन्होंने कभी बख्त बी के जिम्मे नहीं लगाया। माँ ही अक्सर कहती कि बख्त बी को भी उनका काम करने दिया करें, आप अकेली थक जाती होंगी। लेकिन हूरे जहां बेगम का कहना था कि उनकी बहन उन पे बोझ नहीं है। आज वो उसकी खिदमत करेंगी तो कल को अल्लाह उन्हें खुद किसी भी मुहताजी से बचाएगा। माँ ही को बड़ा अजीब सा लगता, नाकाबिले यकीन सा। उसकी इतनी एक्टिव, चलती फिरती, सब कुछ सुपरवाइज करने वाली माँ हो ही नहीं सकता था कि कभी बीमार पड़े। हर औलाद को अपनी माँ के बारे में यही लगता है। बहन के बाल बना के उन्होंने झुक के उसे सरगोशी में कुछ कहा तो नूर खाला मुस्कुराई और सर हिला दिया। फिर हूरे जहां बेगम वहां से हटी और तेज कदमों से चलती बाहर आई। बख्त भी अक्सर उन्हें अपनी बहन से सरगोशियां करते देखती थी। न जाने वो उन्हें ऐसा क्या कहती थी कि वो मुस्कुरा देती। नूर खाला का दिमाग बच्चों के जैसा था, यकीनन कोई मासूम बात होगी। बख्तो, तुम कबाब फ्रीजर से निकाल के रखो और तुम इधर आओ। उन्होंने दूसरी मुलाजमा को घूरा। कोने में जाले लगे हैं, मुझे नजर आ गए बीबी, तुम्हें नहीं आए। और सलीम उठो, पौधों को पानी दो। सलीम, आज के दिन भी आज अपने पौधे नहीं भूली। आवाज पे किचन की चौखट पे खड़ी हूरे जहां बेगम पलटी। माला को अपनी तरफ आते देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट दार आई। वो गुलाबी रंग की लंबी कमीज और सफेद चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कटे हुए बाल कंधों से ऊपर तक आते थे और खुले थे। दुला दुलाया चेहरा और मुस्कुराती सब्ज आंखें। वो उनके करीब आई तो उन्होंने प्यार से उसे देखा। मेरी बेटी तैयार हो गई है। पहले प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, फिर अगले ही लम्हे लहजे को तो हुक्माना बना लिया। चलो आओ किचन में मेरी मदद करवाओ और अपनी बहन को भी बुलाओ। वो गहरी सांस भरती माही को बुलाने चली आई। उसे ख्याल आया उसने काफी देर से माही को नहीं देखा। माही अपने कमरे में नहीं थी, वो मोहित के कमरे में थी। वो इस वक्त घर नहीं होता था। माला अंदर आई तो देखा वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी है, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे। वो सोच में गुम है। क्या हुआ तुम्हें? मेरी कमर में दर्द है। उसका मूड ऑफ था और गलती से मैंने बात को बताया तो उसने खाला को बता दिया। तुम्हें पता है ना, खाला लोग कितने वहमी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका ना जाऊं, कहीं बेबी को कुछ ना हो जाए। और चिड़चिड़ी हो रही थी। तुम अपने डॉक्टर से पूछ लो, वो क्या कहती है। उसके पास से आज होके आई हूं ना। वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो, सफर कर सकती हो। हाँ तो करो ना सफर। मगर वो रुकी जैसे मुतज़ब्ज़ब हो। अगर बेबी को कुछ हुआ तो सब मुझे इल्जाम देंगे कि मुझे अमेरिका जाने का शौक था वगैरह वगैरह। हालांकि मैं मरी नहीं जा रही अमेरिका जाने के लिए। इबाद शादी करके खुद तो वापस चला गया है। मैं महीनों से यहाँ बैठी हूँ। अब एक खुशी का मौका आया, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं। उसने गीली आंखें रगड़ी। माला ने नरमी से उसके हाथ थामे। कुछ नहीं होगा बेबी को, तुम आराम से सफर करो और शादी इंजॉय करो। खाला की तरह वहम मत पालो। अच्छा बाहर आओ, माँ बुला रही है। वो लोग घंटे तक आ जाएंगे। और यहाँ अभी। माला ने खिड़की से बाहर झांका। लॉन में सलीम पाइप पकड़े पानी लगा रहा था। यहाँ अभी पौधों को पानी नहीं लगा। अरे सब हो जाएगा, माही है ना। माही आंसू साफ करती नई तवानाई के साथ उठ खड़ी हुई। उसका मूड बेहतर हो गया था। देखते हैं आज तुम्हारी सास तुम्हें कितनी सलामी देती है और तुम उस सलामी से हमें फौरन ट्रीट दोगी। डील? माही ने मुट्ठी बंद करके छोटी उंगली बाहर निकाली। डील। वो हंस पड़ी और उसकी उंगली से अपनी उंगली जोड़ ली।
रेस्तोरां में हल्की जर्द बत्तियां जली थी। पस मंजर में ऑर्केस्ट्रा के धीमे सुर सुनाई देते थे। वो दोनों ऐसी मेज पे बैठे थे जो ओपन एयर टेरेस के कोने में थी। उनके दरमियान कांच का एक नन्हा गुलदान रखा था जिसमें एक वाहद अध खिला सुरख गुलाब था। 7 ऊंची मोमबत्तियां जल रही थी। माहिर उसी लिबास में था जिसमें तुमने उसे सुबह कब्रिस्तान में देखा था। कोट पीछे सीट की पुश्त पे डाले, वो सफेद शर्ट के आसीन कोहनियों तक मोड़े हुए था। कॉफी का भरा कप साथ रखा था जिसको उसने अभी तक छुआ नहीं था। क्या पढ़ रही हो तुम? उसने दोबारा पूछा। इतने हफ्तों बाद मुलाकात हुई थी, वो उसकी डिग्री भूल गया था। एंथ्रोपोलॉजी, वो मुस्कुरा के बोली। माही ने गहरी सांस ली। उसके जमाने में यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स वो लड़कियां पढ़ती थीं जो सिर्फ पार्टी करने और सोशल सर्कल बनाने के लिए कैंपस में आती थी। न जाने आजकल क्या रिवाज था। उसने गौर से उस लड़की को देखा। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, यानी सोसाइटी के मयार के मुताबिक खूबसूरत। वो एक ही नजर में देख सकता था कि उसने बहुत सी सर्जरीज करवा रखी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, आंखों को बादामी शक्ल देने की सर्जरी। अबरू काफी उठे हुए थे, आईब्रो लिफ्ट, गालों में भरे भरे सेब थे जैसे, इम्प्लांट्स और शायद फिलर्स भी, बेहद परफेक्ट नाक, राइनोप्लास्टी, फूले फूले होंठ, बोटॉक्स और फिलर्स, बेहद घनी पलकें, आईलैश एक्सटेंशन। क्या देख रही हैं आप? वो चौंकर जल्दी से जहन में चलती गिनती रोकी, फिर काइली जेनिस की शक्ल की लड़की को देख के मसनूई सा मुस्कुराया। कुछ नहीं, सर झटका फिर खंकारा। सो जूफिशा? जोई, स्याह बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए मुस्कुरा के बोली। जोई। वो बहुत जब्त करके मुस्कुराया। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? किस सेंस में? यानी एक दिन जिसका तुम्हें बहुत इंतजार है। जोई ने अंगूठियों से भरा हाथ एक गाल तले रखा और सोचने लगी। फिर उसकी आंखें चमकी। मुझे ना फेरी टेल वेडिंग करने का शौक है। और उसे अंदाजा हो चुका था कि डिनर किस तरफ जा रहा है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट तारी किए रखी। और तुम फेरी टेल वेडिंग किसे कहते हो? उसकी मसनूई हौसला अफजाई पे वो चाह के बताने लगी। मुझे स्प्रिंग वेडिंग करनी है। चेरी ब्लॉसम के ट्रीज का डेकोर होगा और मुझे इंडियन फैमिलीज की तरह 7 फंक्शन करने हैं। मिलाद, मायो, मेहंदी, संगीत, बारात, वलीमा, ये 6 हैं। उसने उंगलियों पे गिने। जोई ने हाथ जलाया। वट एवर, वो उसी जोश से बताने लगी। और मैं अपनी शादी का हैशटैग प्रॉपर ट्रेंड करवाऊंगी। इंस्टाग्राम मेरी शादी याद रखेगा। मेन इवेंट पे मैं। अगले चंद मिनट वो बोलती रही। वो पीछे टेक लगाए बैठा, कॉफी के घूंट भरते हुए सुना गया। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? जोई ने दोनों हाथ बाहम मिला के थोड़ी उन पे टिकाई और बड़ी बड़ी मुस्कुराती आंखें उस पे जमा दी। माहिर ने गहरी सांस लेकर कप रखा। मैं एक 3000 अफराद की कंपनी बनाना चाहता हूँ। है, मगर तुम्हारी पहले इतनी बड़ी कंपनी है। असली गुलाब के फूल के उस पार मसनूई चेहरे पे ना समझी थी। वो मेरे बाप की है। मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हो, आर्किटेक्चरल फर्म, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। नरमी से समझाने लगा। तो अभी तुम क्या काम करते हो? माही ने गहरी सांस ली। ये मुश्किल हो रहा था। उफ बीरबल, हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं, यानी हम अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं और यूं लोग हम पे इत्मीनान करते हैं, हमारे जरिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम लंदन के लोगों को कतर में प्रॉपर्टी खरीद के देते हैं। दरअसल हम वो पहले लोग हैं जिन्होंने लंदन और कतर के दरमियान रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। अब इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग आ गए हैं। वो सारी हिला के सुन रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो समझ नहीं पा रही। तभी उसकी निगाह मेज पे रखे पैकेट पे पड़ी। उसने लंबी उंगलियों से उसे उठाया। रोमियो और जूलियट, व्हाइट चर्चिल। नजरें उठा के उसे देखा। ये तुम्हारा है? माही ने इस बात में सर हिलाया। मैं सिगार पीता भी हूँ और इन्हें कलेक्ट भी करता हूँ। मुझे सिगरेट पीने वाले मर्द हमेशा बहुत पुरकशिश लगते हैं। सिगार? माही ने बहुत जब्त से गहरी सांस ली। मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगार पीता हूँ। दोनों एक ही चीज है, नहीं? वो हैरान हुई। मेज पे रखी उसकी मुट्ठी भींच गई। वो मैरिज मटेरियल नहीं थी, वो सिर्फ मैरिज मटेरियल थी। दोनों एक चीज नहीं है, वो तहम्मुल से समझाने लगा। सिगरेट निकोटीन, तार और केमिकल से भरी होती है। मुझे इसकी महक भी नहीं पसंद। सिगार मुख्तलिफ होता है। ये तंबाकू के पत्तों से बनता है। सिगार एक आर्ट है। आर्ट? कैसे? वो वाकई दिलचस्पी से पूछ रही थी। बेजान डिनर में फिर से जान पड़ने लगी। वो कदरे जोश से बताने लगा। सिगार का बनाना भी एक आर्ट है,
पत्तों की फर्मेंटेशन, तंबाकू, उसकी रोलिंग, पैकिंग, उसके रंग, साइज, उसको बाग से निकालने का अंदाज, सब आर्ट है। इसको उंगलियों में कैसे पकड़ना है, ह्यूमिडोर में रखने का तरीका, उसकी महक को सूंघना, कट करना, सुलगाना और स्मोक करना, ये सब एक प्रोसेस है, खालिस आर्ट। बहुत से लोग अमीर नजर आने या कूल लगने के लिए सिगार स्मोक करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं इसे आर्ट समझ के करता हूँ। लेकिन ये भी सेहत के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना कि सिगरेट, है ना? उसके कंधे ढीले हुए, पीछे को टेक लगाई। हाँ, ये नुकसानदेह है, लेकिन ये एक चॉइस है और मैंने इसे मुंतखब किया है। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मर्जी। वो सिगार का पैक उलट पलट करके देख रही थी। वैसे कितने सिगरेट पी लेते हो एक दिन में? माही ने नरमी से उसके हाथ से पैकेट लिया और उसे जोर से बंद किया, फिर मुस्कुरा के उसे देखा। 20 सिगरेट रोजाना, कभी कभी तो 25। वाह! उसकी आंखें पूरी खुल गई। वो अब उसे नहीं देख रहा था, वो बिल मंगवा रहा था। बीरबल को वो घर जाके पूछेगा। अब्दुल मालिक फरीद अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ दिखाई देता था। जब दरवाजा खुला, उसने उलझे अंदाज में सर उठाया तो देखा ज़रीना अंदर आ रही थी। वो शदीद नाखुश लगती थी। ज़ारा, मैं बिजी हूँ। वो वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। और माहिर की फिक्र कौन करेगा? वो उसके डेस्क के ऐन सामने आ रुकी। उसके खफा लहजे पे मालिक ने चेहरा उठा के देखा। वो गुस्से और बेबसी से उसे देख रही थी, बालों को ढीले कैचर में बांधे। उसकी आंखें रोई रोई सी थी। मालिक ने गौर से अपनी बेटी को देखते हुए लैपटॉप पर धकेला और पीछे टेक लगाई। माहिर को क्या हुआ है? उससे बीरबल ने किसी लड़की से मिलवाया है, मैरिज मटीरियल। वो उसे शादी कर लेगा बाबा। मुझे मालूम है, उसका बाप यही चाहता था। और मेरा बाप मेरे लिए क्या चाहता है? मालिक ने गहरी सांस लेते हुए अंगूठे से कनपट्टी को छुआ। हर कुछ दिन बाद ज़ारा यही मसला लेकर आ जाती थी। वो अब थक गया था। तुम और माहिर ये बात एक दफा कर चुके हो। उसने तुम्हें साफ इनकार कर दिया था। तुम्हारे कहने पे मैंने कासिम से भी बात की थी, लेकिन उसका कहना था कि माहिर तुम्हें अपनी बहन समझता है, बहन जैसी कजन, बेस्ट फ्रेंड। वो तुम्हारे बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकता, और मैं उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। ज़ारा ने पलकें झपकाई तो आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी निगाहों में बाप के लिए शिकवा था। मालिक के तासरात बदले, चेहरे की लकीरें ढीली हुई। हम जबरदस्ती किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते ज़ारा। तुम्हें अच्छे लड़कों की कमी है क्या? मगर मुझे वही चाहिए, सिर्फ वही बाबा, प्लीज। वो घूम के मेज के पीछे आई और उसके सामने घुटनों के बल फर्श पे बैठी, फिर उसके हाथ थाम लिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उसका किसी और लड़की के साथ डिनर पे जाना। प्लीज आप उसको उस लड़की से दूर कर दें। वो बहुत बेबसी और दुखी नजर आ रही थी। ज़ारा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी बात मानता है। मैं जबरदस्ती उससे अपनी बेटी के लिए? ना कहें उसे, मेरे लिए कुछ ना कहे, मैं हैंडल कर लूंगी, आइंदा आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इस दफा प्लीज, इस दफा उसको जोई से दूर कर दें। वो उसका हाथ पकड़े मिन्नत कर रही थी। मालिक फरीद ने गहरी सांस ली, फिर उसका सर थपका। अच्छा उठो, मैं कुछ करता हूँ। वो जल्दी से हथेली के पुश से आंखें रगड़ती उठ खड़ी हुई। मस्कारा फैल गया था, मगर चेहरे पे मुहिम सी उम्मीद जाग गई थी। बीरबल ने मलवाया है दोनों को? वो सोचते हुए फोन उठा के देखने लगा। ज़ारा ने जल्दी से इस बात में सारे हिला दिया। मालिक कुछ देर सोचता रहा और वो उसे उम्मीद से देखती रही। फिर उसने अपना रोबोट सा चेहरा उठाया और आपके वो बोला तो उसकी आवाज में तंबीह थी। ज़रीना, मुझे माहिर बहुत अजीज है। ये पहली और आखिरी दफा है, मैं उसके साथ बार बार ये नहीं कर सकूंगा। ज़ारा गीली आंखों से मुस्कुरा दी और जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। मालिक अब फोन स्क्रीन को देखने लगा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। माहिर को किसी से मिलने से रोकने के लिए वो सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल कर सकता था। मुबीन मंजिल के लाउंज में खामोशी छाई थी। वक्त भी बर्तन उठा के ट्रे में रख रही थी। कांच के कान से टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। माँ और माही अलग अलग सोफों पे बैठी सोच में गुम थी। मेहमानों को गए कुछ देर हो चुकी थी और वो दोनों खामोश थी। माला थोड़ी देर के लिए मेहमानों के सामने आई थी और फिर रवायती तरीके से अंदर वापस चली गई थी। और वक्त भी कितना गुजरा था, आधे घंटे बाद ही वो रुखसत हो गई। वो जैसे ही बाहर आई, उन दोनों को यूं बैठे देख के उसका माथा ठनका। क्या हुआ? क्या उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कहा है? कुछ वाहमे थे जो उनको देख के उसके दिल में आए थे। समरीन आंटी उनसे माली लिहाज से कहीं ऊपर थी। दौलत ऐसी चीज थी जो उनके दरमियान आ सकती थी। माँ ने जवाब नहीं दिया।
माही बस माँ को देखने लगी। वो माँ के इतना करीब रहती थी कि उनकी सोच तक पढ़ सकती थी। क्या उन्होंने कोई शर्त रख दी है, बाहरी जहेज वगैरह? जिस तरह समरीन आंटी चुप चुप थी, उसे पहले से यह एहसास हो गया था कि शायद वो कोई शर्त वगैरह रखे, जहेज की डिमांड वगैरह। इसलिए किशमाला ने उनसे मिलने के बाद कमरे में जाके चंद गहरे सांस लिए थे और खुद को कंपोज करके हर चीज के लिए तैयार कर लिया था। वो इस चीज में अच्छी थी, जल्दी खुद को संभाल लेती थी। जहेज देना पड़ता है बेटे, वो बात नहीं है। माँ ने आंखें उठा के उसे देखा। वो पुरसुकून नजर आती थी। उसकी यही आदत माँ को सबसे ज्यादा पसंद थी। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बहुत ठंडे दिमाग से सोचती थी और माही की तरह वावेला करने के बजाय फौरन खुद को कंपोज कर लेती थी। माही को कांटा भी चुभ जाए तो हर एक को अपना जख्म दिखा के रोना डाल देती थी। देखें, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो आपको नहीं पसंद तो हम उधर रिश्ता नहीं करेंगे, कोई मजबूरी तो नहीं है ना। उसने हल्के से शाने उचकाए। वो तो लड़के को जानती भी नहीं थी, कौन सा कोई जज्बाती वाबस्तगी थी। बात ही तो नहीं की उन्होंने। माँ कदरे फिक्रमंदी से बोली। माला चौंकी। हालांकि फोन पे यही कहा था कि रिश्ता मांगने आएंगे और यहाँ आके इधर उधर की बातें करके चली गई। और उनका बेटा प्रिंस चार्मिंग की औलाद कैसे उकताया हुआ बैठा था, मैं नोट कर रही थी। माही दबे दबे गुस्से से बुड़बड़ाई। कमबख्त। माला ने गहरी सांस ली। दिल को चोट लगी, लेकिन उसने खुद को पुरसुकून रखा। इसका मतलब है उनको मैं पसंद नहीं आई होंगी या हमारा घर पसंद नहीं आया होगा। तुम्हारे में क्या कमी है? पूरे जहां बेगम खफा हुई। उन्हें ये बात बुरी लगी थी। उनके खूबसूरत राजकद बेटी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता था। बात सिर्फ दौलत की है, उन्हें यकीनन घर नहीं पसंद आया होगा। आपने सुना, वो कह रही थी हमसे पहले कबीरा के घर से होके आई हैं। उनके मियाँ कबीरा ताई के रिश्तेदार है ना। माही किसी और नहज पे सोच रही थी। बस फिर कबीरा ताई ने कहा होगा उन्हें कि यहाँ रिश्ता ना करे। सिंपल। छोड़े माँ, हम अपने काम करते हैं और अपनी जिंदगी में वापस जाते हैं। वो संजीदगी से कहती हुई उठ खड़ी हुई। माही ने बगौर उसका चेहरा देखा। वो जानती थी उसका दिल दुखा है, लेकिन वो जाहिर नहीं करेगी। हाँ, माला को रिश्तों की कमी थोड़ी है, हर दूसरे हफ्ते रिश्ते आते हैं, बस हमारे मयार भी पूरे नहीं उतरते। फिर बुड़बुड़ाई। कमबख्त। उन दोनों को वहीं छोड़ के वो बाहर आ गई। चेहरा बज़ाहिर संभला हुआ था, लेकिन दिल पे बोझ था। कौन कितना अमीर है इसका तयन इंसान अपने हवाले से करता है। बख्तवी के रिश्तेदार उन्हें बहुत अमीर कबीर समझते थे, लेकिन सुहेल और समरीन आंटी के लिए वो अमीर नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनकी माली हालत बुरी थी, बस उनके पास कबीरा ताई की तरह पैसे की रेल पेल नहीं थी, और बहुत से लोगों को यही चाहिए होती है। कोई बात नहीं। उसने आंख का गीला कोना रगड़ा और खिड़की के साथ कुर्सी पे बैठ गई। शादी ही थी, यहाँ ना हुई तो कहीं और हो जाएगी, कोई बात नहीं। उसने खुद को तसल्ली दी। उसे माही की तरह शादी का क्रेज नहीं था, लेकिन उसे भी शादी के लिए उतनी ही एक्साइटमेंट और खुशी थी जितनी हर लड़की को होती है, क्योंकि अपनी उम्र की हर लड़की की तरह वो यही समझती थी कि शादी खुशी का दूसरा नाम है। खिड़की के बाहर खड़ा बोगनवेलिया का दरख्त अपने जामनी फूलों का बोझ उठाए उसे ही देख रहा था। ये दरख्त बरसों से सुबह शाम उसके कमरे में झांका करता था, और उसने आज नोट किया था उसके फूलों में जामनी के 2 शेड नजर आते थे। कभी फुर्सत से बैठ के उसको देखा ही नहीं था। न जाने उसका क्या मकसद था, साया फराहम करना, लेकिन साये के लिए तो फाइबर ग्लास का शेड भी बनवाया जा सकता था। उसके फूलों की खुशबू भी नहीं थी, न उनके गुलदस्ते बन सकते थे। वो गुमसुम सी बैठी उस दरख्त को देखे गई। इतने बर से वो उसे खामोशी से कुछ कह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी उसे दरख्तों की जुबान नहीं आती थी। कासिम फरीद के घर के बाहर लगे पौधे मुरझाए हुए थे। माही जब भी उनके पास से गुजरता उन्हें दानास्ता नजरअंदाज कर देता, और इस दोपहर घर में दाखिल होते हुए वो वैसे ही इतनी उजलत में था कि पौधों की तरफ ध्यान नहीं दिया। दाखिली दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था, लेकिन लिविंग रूम में आती आवाजों के बायस वो ठहर गया। बीरबल उसे वो उस दिन के बाद आज नजर आया था। 3 सीटर सोफे पे बैठा, सामने बड़ी स्क्रीन पे कोई एनिमेशन देखते हुए वो पॉपकॉर्न खा रहा था। माहिर की आवाज पे करंट खा के उठा, जल्दी से प्याला रखा और उसके सामने आया। चेहरे से वो एकदम गड़बड़ाया हुआ लगता था। तुम? परेशानी से माहिर को देखा, जो सूट में मलबूस तैयार नजर आता था। मेरा मतलब है तुमने आज दोहा जाना था। लिविंग रूम की बत्तियां बुझी हुई थी और वहां सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी थी। खिड़कियों के ब्लाइंड्स भी बंद थे। वो दोनों नीम अंधेरे में आमने सामने खड़े थे।
ہاں ایئرپورٹ جا رہا تھا, گھر سے کچھ لینے آیا تھا. اچھا ہوا تم مل گئے. ماہر کے ماتھے پہ خفگی سے بال پڑے. میرج مٹیریل ہوں؟ بیربل مسکرایا. اچھی تھی نا؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ مجھے یہ سلیکون والی لڑکیاں نہیں پسند. ساری لڑکیاں ایسی ہیں یہاں, وہ تمہارے لیے پرفیکٹ تھی. بیربل نے اس سے زیادہ خفگی سے منہ بنایا. ماہر نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹکا. پھر کچھ یاد آیا, وہ دھیما پڑا. تم ٹھیک ہو؟ اسے اس کا حال پوچھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا. بیربل نے شانے جھکا دیے, زبردستی مسکرایا. ہاں میں ٹھیک ہوں, تم جاؤ. ابا نے ایک سخت فیصلہ لیا ہے, میں جانتا ہوں, مجھے بھی اچھا نہیں لگا. اگر تم چاہو تو میں اپنے شعر سے میں کبھی بھی ابا کا فیورٹ چائلڈ نہیں تھا. وہ سنجیدگی سے بولا تو ماہر چپ ہو گیا. وہ مجھے تمہارے جیسا روبوٹ بنانا چاہتے تھے. مجھے خوشی ہے میں نہیں بنا. انہوں نے مجھے اسی چیز کی سزا دی ہے. مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. میرے لیے میرا الاؤنس کافی ہے. خیر تم جاؤ. بیر, اس نے گھڑی دیکھی, اسے دیر ہو رہی تھی. ہم بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے, تم ابا کو غلط سمجھ. اور اسی پل وہ ٹھٹکا. کسی تیسرے فرد کی موجودگی کا احساس ہوا. ماہی نے گردن موڑی. وہ صوفے کے پیچھے سے سر نکالے دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اس کے گنگریالے بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور نیلی روشنی میں بھوری آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھی. اس نے چونک کے واپس بیربل کو دیکھا. ماہر, میں سمجھا تم چلے گئے ہو. وہ ہکلایا. ماہر نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پلٹ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. بیربل بے بسی سے شانے جھٹک کے رہ گیا. وہ تیزی سے زینے پھلانگتا اوپر اپنے کمرے میں آیا. ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں الٹ پلٹ کی, دراز کھولے, وارڈروب کے خانے اوپر نیچے دیکھے. مطلوبہ شے نہیں مل رہی تھی, یا شاید وہ ڈسٹرب تھا. کیا میں چلی جاؤں؟ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کے چیک کر رہا تھا جب چوکھٹ سے آواز آئی. اس کے ہاتھ تھم گئے لیکن وہ مڑا نہیں. تم یہاں رہ سکتی ہو, میں جا رہا ہوں, سرد لہجے میں کہا اور دوسرا دراز کھولا. کہاں جا رہے ہیں؟ ننھے قدم قریب آ رہے تھے. اسے ایک جگہ ٹھہرے رہنے کی عادت نہیں تھی. دوحہ. وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیسے پھسل گیا. آپ دوحہ میں کیا کرتے ہیں؟ دوحہ بھی میرا اپنا شہر ہے, وہاں ہمارا دوسرا آفس ہے. وہ غائب دماغی سے دراز کی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا. پتا ہے میں کہاں رہنا چاہتی ہوں؟ وہ اس کے کندھے کے قریب آ رکی تھی. بیبی پاؤڈر کی خوشبو. کہاں؟ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ پنجوں کے بل سائڈ ٹیبل کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ اس کے برابر تھی. استنبول, بیربل کے شہر میں. بیربل ترکش ہے نا؟ وہ مسکرائی. اس کے ایک گال میں گھڑا سا بنا. وہ اس کی مسکراہٹ کو بھی پہچانتا تھا. بیربل ترکش نہیں ہے, وہ وہاں صرف پڑھنے گیا ہے کیونکہ وہ یہاں کی پڑھائی وہ کر نہیں سکتا. وہ سر جھٹک کے دراز کی چیزیں نکالنے لگا. بیربل ترکش ہے, وہ زور دے کر بولی. پھر جواب نہ پا کے پوچھا, آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرا لائٹر تھا ادھر. دوحہ میں لائٹرز نہیں ہوتے کیا؟ ماہی نے گہری سانس لی. وہ ان سوالوں سے تنگ نہیں ہو رہا تھا. اس پہ میرا نام لکھا تھا, مجھے وہی چاہیے. اگر نہ ملا تو؟ وہ کبھی ایک پیر پہ کھڑی ہوتی کبھی دوسرے پہ, بالوں کو مسلسل انگلیوں پہ لپیٹ رہی تھی. تو میں چلا جاؤں گا. کیا آپ دوحہ سے میرے لیے کچھ لاؤ گے؟ اس نے حلال کی طرف دیکھا. وہ امید سے اس کو دیکھ رہی تھی. اس کا چہرہ شفاف ترین چہروں میں سے تھا. پھر جیسے وہ چونکا. وہ شمس کی بیٹی تھی. سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا. اسے جانا تھا. آپ کو اوپر والے کمرے میں رہنے سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ چوکٹ پہ جا وہ بولی. ماہر کے قدم رک گئے. کیوں؟ مڑ کے تعجب سے اسے دیکھا. اگر آپ صبح سیڑھیاں اترتے ہوئے گر گئے تو؟ اس کے ابرو چمبے سے کٹھے ہوئے. کچھ تھا حلال کے لہجے میں جو عجیب تھا. دکھ, ویرانی. اس نے بغور اسے دیکھا. وہ چھوٹی سی بچی بیڈ کے کنارے کھڑی اس کے جواب کی منتظر تھی. میں کیوں گروں گا؟ میری ماما کا روم بھی اوپر ہے اور وہ بار بار سیڑھیوں سے گر جاتی ہیں. ساری کائنات ایک پل کے لیے ساکن ہو گئی اور وہ جیسے نمک کا مجسمہ بن کے رہ گیا. شاید اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے تھا. ماں سیڑھیوں سے گری ہیں؟ کب؟ حلال نے افسردگی سے شانے اچھائے. کبھی 3 days بعد, کبھی 7 days بعد. انگلیوں پہ گن کے دکھایا. اسے چند لمحے لگے تھے سمجھنے میں. اور واللہ ماہر فرید کے اندازے لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتے تھے. جیسے ہی ذہن نے اس بات کو ڈیکوڈ کیا, اس کی مٹھیاں بھینچ گئی. گھٹن, ہر طرف گھٹن تھی. اس نے بے اختیار ٹائی ڈھیلی کی. وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. ماہر نے لب کھولے. وہ کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا. کب, کیسے, کتنی بار, اس نے اور کیا دیکھا, لیکن اس کے سامنے ایک 6 برس کی بچی تھی جس کے لمبے بال اور اونچی پونی میں بندھے تھے. اس کی نظریں حلال کے بالوں پہ ٹھہر گئیں. تم بال مت کٹوانا. وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن لبوں سے یہی پھسل گیا.
अल्फाज ने अपना रास्ता खुद बना लिया था। फिर वो रुका नहीं, तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। आज सीढ़ियां उतरते हुए वो भी अंदर ही अंदर बहुत दफा गिरा था। दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। अरब बदुओं ने सहराओं से निकलने के बाद जिस चीज में तरक्की की है वो खूबसूरत और पुरताइश इमारतें बनाना है। लेकिन माँ बीना मुबीन के गिर्द उस वक्त एयरपोर्ट की दीवारें तंग हो रही थी। यूं लगता था भी छत भी सर पे आन गिरेगी। उसे लाहौर से यहाँ लैंड के लिए कुछ देर ही हुई थी। इबाद के पैसे बचाने और कफायत शऊर बहू का तमगा हासिल करने के लिए माही ने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी करते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट्स की जगह 2 मुख्तलिफ फ्लाइट्स बुक करवाई थी। डायरेक्ट फ्लाइट बहुत महंगी थी और वो 12-14 घंटे एक साथ जहाज में बैठ नहीं सकती थी। कनेक्टिंग फ्लाइट पहले लाहौर से दोहा जाती और वहां से फ्रैंकफर्ट और फिर अमेरिका। लेकिन उसे एक दूसरा ऑप्शन नजर आया जो 70,000 रुपए सस्ता था। वो लाहौर से दोहा जाएगी और वहां से अलग फ्लाइट लेकर काहिरा और काहिरा से न्यूयॉर्क। दोहा और काहिरा की फ्लाइट कनेक्टेड नहीं थी। इबाद की अम्मी ने सुनते ही बस इतना तबसरा किया था कि ध्यान करना, बाज़ औक़ात एयरलाइन वाले सामान अगले जहाज पे भेज देते हैं और अगर दोहा पहुंचने पे तुम्हें सामान मौसूल ना हुआ तो तुम्हारी अगली दोनों फ्लाइट्स ज़ाया हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा बहुत कम होता है। माही पहली दफा बाहर के मुल्क का सफर कर रही थी और ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे कम अकल या कम इल्म समझे। अपनी तरफ से उसने बहुत सस्ता प्लान बनाया था। लेकिन दोहा में उतरने के बाद जब वो अपना सामान लेने बैगेज एरिया में गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका सामान अगली फ्लाइट से आ रहा है जो कि 6 घंटे बाद लैंड करनी है। माही को 2 घंटे बाद काहिरा की फ्लाइट पकड़नी थी। अगर उसने कनेक्टिंग फ्लाइट ली होती तो उसका सामान फाइनल मंजिल यानी न्यूयॉर्क ही पहुंचता। लेकिन चूंकि उसने खुद से अलग फ्लाइट ली थी वो सामान लिए बगैर वहां से नहीं जा सकती थी। उस वक्त एक इंफॉर्मेशन डेस्क के सामने खड़ी माही को एहसास हुआ कि उसने अपनी सास की बात ना मान के कितनी बड़ी गलती कर दी है। या शायद वो ऑफिसर उसे गलत बता रहा था। उसका सामान लेट कैसे हो सकता था? मेरा सामान कब आएगा? उसने झुक के फिर से पूछा। कंधों पे बैग पैक पहने, छोटे बालों को हेयर बैंड से पीछे किए, वो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट हाथ में लिए परेशान खड़ी थी। आपका सामान अगली फ्लाइट से आ रहा है 6 घंटे बाद। आपके ऑफिसर ने कदरे तंग आके कहा। लाइन में माही के पीछे दूसरे लोग भी खड़े थे और उनका रास्ता रोके एक ही बात बार बार पूछे जा रही थी। मगर मैंने 2 घंटे में काहिरा की फ्लाइट लेनी है और वहां से अमेरिका जाना है। मेरी फ्लाइट्स नॉन रिफंडेबल हैं, वो जाया हो जाएंगी। ऑफिसर ने थक के उसे देखा। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी चाहिए थी। आपकी टिकट पे फाइनल मंजिल दोहा लिखी थी। एयरलाइन आपका सामान सिर्फ दोहा तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। किसी ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। उसने हाथ उठा के पीछे वाले को रोका। 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ। और ऑफिसर की तरफ झुकी। लेकिन मेरा सामान इसी फ्लाइट से आना चाहिए था ना, प्लीज कुछ करें। हम कुछ नहीं कर सकते, आपको 6 घंटे इंतजार करना होगा और काहिरा अमेरिका वट एवर के लिए नई फ्लाइट लेनी होगी। वो अब तलखी से बोला और उससे हट जाने का इशारा किया। पीछे लगी कतार में लोग इंतजार कर रहे थे। किसी ने फिर से उसका कंधा थपथपाया। वो झिंझला के पीछे वाले से बोली, देख नहीं रहे मैं बात कर रही हूँ, 2 मिनट इंतजार कर लो। फिर गुस्से से इंफॉर्मेशन डेस्क पे बैठे ऑफिसर को देखा। आप लोगों की गलत मैनेजमेंट की वजह से ये सब हुआ है। मैं ना आपकी एयरलाइन के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाऊंगी। और उसकी आवाज टूटी। और वो क्या करेगी? पराया मुल्क, पराई जगह, पहली दफा बैरूने मुल्क सफर किया था। ये बात का सारा दुदियाल जमा होगा अमेरिका में। शादी पे सब माही को ही गोश्त का मौजू बनाएंगे। मैं बात करूं उनसे? पीछे खड़े मर्द ने आहिस्ता से कहा तो वो गुस्से से पलटी। उसकी आंखें गीली थी। मैं अपने हक के लिए खुद बोल सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वो कोई पाकिस्तानी था। एक तो ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे अकेली पाकिस्तानी लड़की देख के फौरन से पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, रोती रहो। उसने हल्के से शाने उचकाए। वो क्लीन शेव और दराज कद आदमी था। कोट बाजू पे डाले, टाई ढीली किए खड़ा। वो बार बार किलाई पे बंदी घड़ी देख रहा था। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, ऑफिसर ने आपके जब्त से कहा तो वो चुपचाप एक तरफ हो गई। एक आंसू आंख से टपका। पीछे आती आवाजों से अंदाजा हुआ कि वो आदमी लंदन जाने वाली अगली फ्लाइट का पूछ रहा था।
وہ ان سب کی طرف پشت کیے کھڑی ہو گئی اور موبائل نکالا. وہ اسے پہلے ہی ایئرپورٹ کے نیٹ سے کنیکٹ کر چکی تھی. مالا اور ماں کو کیا پریشان کرتی، اسے عباد کو ہی کال ملانی تھی. مگر عباد کا فون آف تھا. وہ بار بار اسے کال ملانے لگی. عباد کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا. وہ سسرال والوں کے ساتھ نہیں تھا اور فی الحال وہ سسرال کال نہیں کر سکتی تھی. خالہ بے شک خالہ تھی لیکن اب وہ ساس بھی تھی. لندن کی فلائٹ کا پوچھنے والا مرد ڈیسک سے ہٹا اور ماہی کے ساتھ سے گزر کے آگے بڑھ گیا. وہ سر جھکائے آنسو صاف کرتے ہوئے عباد کو کال ملا رہی تھی. وہ چند قدم دور رکا، جیسے ضبط سے گہرے سانس لیے. پھر وہ واپس آیا. اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے سامنے آ رکا ہے. رو کیوں رہی ہو؟ ماہی نے گیلا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ اتنی جلدی رونے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن پریگنینسی ہارمونز کیونکہ میں پریشان ہوں. پھر غصے سے انفارمیشن ڈیسک کی طرف دیکھا. قطر ایئر لائن کے خلاف میں ٹویٹر پہ اتنے ٹرینڈز چلاؤں گی کہ یہ یاد رکھیں گے. بازو پہ کوٹ ڈالے آدمی نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. اس سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں. پھر اسے اپنے لہجے کا احساس ہوا. سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہوں. میں پریشان تھی. میری جگہ آپ ہی ہوتے تو یہی کرتے. ٹشو سے سرخ ناک رگڑی. میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے بالکل نہ کرتا. اچھا، آپ کیا کرتے؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اس آدمی کو غور سے دیکھنے لگی. وہ خوش شکل اور پورے اعتماد سا تھا. قیمتی سوٹ، چمکتے جوتے، کلائی کی گھڑی، اس کی ہر شے سے مہارت جھلکتی تھی. وہ کوئی عام سا مسافر نہیں تھا جو صرف اس سے بے تکلف ہونا چاہتا تھا. میں ایئر لائن کو ٹویٹر ٹرینڈ کی دھمکی نہ دیتا. جیسے اس پہ افسوس کیا. ماہی کے ابرو ناراضی سے اکٹھے ہوئے. وہ کچھ کہنے لگی لیکن اس آدمی نے انگلی اٹھا کے اسے روک دیا اور خود واپس انفارمیشن ڈیسک تک آیا. وہاں برش نہیں تھا. اس مسافر کی اگلی 2 فلائٹس قطر ایئر لائن کی نااہلی کی وجہ سے مس ہوئی ہیں. وہ سنجیدگی سے اسے مخاطب تھا. پہلے آپ لوگ صرف بیگز توڑتے تھے، اب آپ سامان بھی وقت پہ نہیں پہنچاتے. سر، ان کی فائنل منزل دوحہ تھی. ان کا سامان یہی پہنچے گا، میں نے انہیں بتایا ہے. لیکن آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر ایئر لائن کی غلطی کی وجہ سے ان کا مالی نقصان ہوتا ہے تو ایئر لائن اس نقصان کو ادا کرے گی. ماہی نے چونک کے اسے دیکھا. لب بے یقینی سے کھل گئے. ہیں؟ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا. یہ آپ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے. ساتھ ہی موبائل اسکرین اس کے سامنے کی. آفیسر کے تاثرات بدلے. اس نے ہلکے سے شانے اچکائے. جی، وہ نئی فلائٹ لے کر کلیم داخل کر سکتی ہیں. ایئر لائن ان کو نئی فلائٹس کی قیمت ری فنڈ کر دے گی. اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماہی کا منہ کھل گیا. کمبخت. وہ مڑ کے اسی خفگی سے اسے دیکھنے لگا. وہ تمہیں کیوں بتائے گا؟ فلائٹ بک کرواتے وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انسان نے خود پڑھنی ہوتی ہیں. پھر وہ سیدھا ہوا. اب رونا بند کرو اور نئی فلائٹس بک کرواؤ. کہہ کے وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا. وہ تیزی سے موبائل نکال کے ویب سائٹ کھولنے لگی. اسے اب تسلی سے تمام شرائط و ضوابط پڑھنی تھی جنہیں وہ آئی ایگری کا بٹن دبا کے آگے کر دیتی تھی. پھر اچانک سے اس نے سر اٹھا کے دیکھا. وہ اب وہاں کہیں نہیں تھا. ایئرپورٹ کے انسانوں کے ہجوم میں وہ کہیں دور چلا گیا تھا. نہ معلوم کون تھا. کشمالہ کو شادیاں ہمیشہ بورنگ لگتی تھی. سچ سمجھ کے جاؤ اور حال کی ایک میز پہ جا کے بیٹھ جاؤ، پھر کھانا کھاؤ، تصاویر بنواؤ اور واپس آ جاؤ. اور ماہی کے بغیر تو وہ مزید بورنگ تھی. لیکن کزن کا ولیمہ تھا اور ماں اکیلی نہیں جا سکتی تھی. ان کو کمپنی دینے کے لیے وہ ان کے ساتھ چلی آئی تھی. ذہن ماہی کی طرف اٹکا ہوا تھا. ماں بھی زیر لب اسی کے لیے کچھ پڑے جا رہی تھی. ان کی بیٹی پہلی دفعہ اکیلے بیرون ملک کا سفر کر رہی تھی. وہ بھی 3 فلائٹس بدل گئی. وہ بار بار ماں کو تسلی دیتی کہ ماں ہی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ٹھیک رہے گی. لیکن ماں پریشان سی تھی. ولیمے میں شرکت نے ان کا ذہن قدرے پاڑ دیا. آج ان کو تیار کرنے والی ماہی نہیں تھی، اس لیے وہ واجبی سا تیار ہوئی تھی. مالا خود بھی ہلکی پھلکی ہی تیار ہوا کرتی تھی. اس نے ہلکے کام والا سبز جوڑا پہن رکھا تھا. چھوٹے بال کھلے تھے اور کانوں میں نگینوں والی ایئر رنگز تھے. گالوں کے دانے آج کل زیادہ خراب ہو رہے تھے، اس لیے وہ میک اپ بالکل نہیں کرتی تھی. حتیٰ کہ سبز آنکھوں کے لائنر بھی نہیں لگاتی تھی. الرجی سی ہونے لگتی. جوتے بھی فلیٹ ہی پہنتی. ان کے خاندان میں غیر شادی شدہ لڑکیوں کا میک اپ کرنا یا اونچی ہیلز پہننا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. ان سب ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے لڑکیاں شادی کا انتظار کرتی تھیں. فنکشن ویسا ہی تھا جیسا لاہور کا کوئی بورنگ فنکشن ہوتا ہے. یہاں وقت بھی کہ گھر کی شادی کی طرح دیکھتی نہ ہی ٹپے. بس سچے سمرے لوگ تھے، مصنوعی باتیں اور کھوکھلے کہے تھے. وہ بور سی ہو کے ماں کے ساتھ چل رہی تھی. ماں بھی ایک جگہ رک نہیں رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہر رشتے دار سے مل رہی تھی. وہ بھی ساتھ ہی مسکرا کے سب سے ملتی.
दफतर निगाह सामने एक मेज पे जा ठहरी। वहां समरीन आंटी कबीरा ताई के साथ बैठी बातें कर रही थी। कबीरा उस जमाने में भी ऐसी ही थी। वो साड़ी पहनने का अंदाज, वही बॉय कट बाल, वो रुख मोड़ के बैठी थी, ऐसे कि वो दूर से आती हूरे जहां और कशमाला को देख सकती थी। उन्हें देख के वो रस्मी सा मुस्कुरा भी दी। माँ और कशमाला भी मुस्कुरा दी। ये वो जमाना था जब कबीरा से इनकी बोलचाल बंद नहीं हुई थी। समरीन आंटी ने उन्हें नहीं देखा था, उनकी उस जानिब पुश थी। उफ, अब इनसे भी मिलना पड़ेगा जिन्हें अमीर बहू चाहिए थी। कशमाला का दिल थोड़ा खराब हुआ, लेकिन खैर मजबूरी थी। समरीन और सहेल मादियत परस्त थे तो क्या हुआ, वो भी आला ज़रफ़ थी, मुस्कुरा के मिल लेगी। उसने बस एक गहरा सांस लिया और खुद को ठंडा कर लिया, फिर माँ के साथ उनकी तरफ चल दी। कबीरा कनखियों से उन्हें देखती हुई समरीन से बात कर रही थी। जब वो दोनों इतने करीब आ गई कि समात की हद में थी, तो कबीरा ने चेहरे पे हैरत लाते हुए समरीन को मुखातिब किया। आप सुहेल का रिश्ता कर रही थी ना, हुरे की बेटी सी, उसका क्या बना? वो दोनों जहां थी वहीं रुकी। साकन, बस क्या बताऊं कबीरा। समरीन जिस तरह एकदम फट के बोली। माला और माँ वहीं रुक गई। साकन, जामत उनके पीछे। मैंने तो खानदान की वजह से लड़की पसंद कर ली, पूरे को कह भी दिया, लेकिन सहेल तो उसको देखते ही हत्थे से उखड़ गया। इतना गुस्सा हुआ मुझ पे कि आपने लड़की का चेहरा नहीं देखा था, दानों से भरा हुआ। क्या ऐसी लड़की रह गई थी उसके लिए? अब कबीरा इंसाफ की बात करो, मेरा एक ही बेटा है, बेइंतहा खूबसूरत, उसके साथ लड़की मैच तो करनी चाहिए, और जिस लड़की को अपने चेहरे का ख्याल ना हो वो उसके साथ कैसे चलेगी? उसे महसूस हुआ कि माँ ने उसका हाथ जोर से थामा है, जैसे उसको रुकने रहने का इशारा किया है। वो खुद बिल्कुल खामोश खड़ी थी, चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, लेकिन माला, उसने फौरन बेयकीनी से माँ को देखा। हर बच्चा मुश्किल में पड़ने पे सबसे पहले माँ को देखता है। माँ सामने देख रही थी, माला का हाथ पकड़ रखा था। उनका हाथ ठंडा था, माला का गर्म। उसने गर्म को ठंडे से छुड़ा लिया। एकदम वो मुड़ी और तेजी से उन सबसे दूर हटती गई। उसका रुख मैरिज हॉल के वॉशरूम्स की तरफ था। दिमाग साई साई कर रहा था। अभी उसने समरीन के अल्फाज ठीक से अंदर उतारे भी नहीं थे। बस उसे इतना मालूम था, उसे अपना चेहरा दुनिया से छुपाना है। हूरे जहां बेगम वापस ना मुड़ी, ना रुकी। वो कदम कदम उठाते अपने बारी वजूद के लिए उसी टेबल के करीब आए। उन्हें देखे कबीरा उठ खड़े हुए, मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल किया। समरीन आंटी के चेहरे पे परेशानी आई, घबराहट से सलाम किया, लेकिन हूरे जहां उसी संजीदगी से उनके सामने कुर्सी पे बैठी, सर पे शिफॉन का नीला दुपट्टा लिए, एक कंधे पे शाल डाले, कानों और गर्दन में मोती पहने, सब आंखों वाली। हूरे जहां ने बड़े वक़ार से उन दोनों के सलाम का जवाब दिया। समरीन घबरा के बार बार कबीरा को देखती, लेकिन कबीरा मुस्कुराए जा रही थी। दिल में जैसे ठंड उतर गई थी। कैसी हो कबीरा? पूरे जहां ने नरमी से उसे पूछा। खुश हूँ, मजे में हूँ। कबीरा की स्मोकी आई से सजी आंखें चमक रही थी। अनाया कैसी है? उन्होंने अगला सवाल पूछा। कबीरा उसी तरह मुस्कुराई गई। ठीक है, पढ़ाई में बिजी है। अल्लाह तुम्हारी बेटी को नेक बख्त लगाए। कबीरा, बेटियां सबकी सांची होती हैं। कबीरा ने मुस्कुरा के आमीन कहा। पूरे जहां के दर्स उन पे बेअसर थे। पूरे जहां की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो उसी संजीदगी से कहने लगी, वैसे बेटे भी सांझे होते हैं, उनका गम भी साझा होता है। तुम्हारे इंग्लैंड में एक हमसाए थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद साहब। वो मोहित के अब्बू के भी दोस्त थे। उनकी डेथ के बाद भी जब भी पाकिस्तान आए हमारी तरफ जरूर आते हैं। कबीरा की मुस्कुराहट गायब हुई। उन्होंने बताया था तुम्हारे बेटे की मौत का। कबीरा, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उनकी आंखें कबीरा के चेहरे पे गड़ी थी और आवाज आहिस्ता थी। कबीरा की रंगत बदली। समरीन चौंक के उन दोनों को देखने लगी। लेकिन मैंने कभी तुम अफसोस नहीं किया तुमसे, क्योंकि हम ना किसी की औलाद पे झूठ बांधते हैं और ना उनका सच किसी को बताते हैं। ये मेरे माँ बाप की तरबियत नहीं है। वो कबीरा पे नजरें जमाए कह रही थी। उनकी आवाज पे एक धमकी थी। कबीरा सदान बिल्कुल शल रह गई। बेख्तियार इधर उधर देखा, कहीं कोई सुन ना ले। जिसको दौलत चाहिए उसको दौलत ही मिलेगी। एक काटदार नजर समरीन पे डाली। जिसको सूरत चाहिए उसको सूरत ही मिलेगी। अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर दे ही देता है, और वही अल्लाह मेरी बेटी को दोहरा बख्त लगाएगा। ऐसा बख्त कि दुनिया देखेगी। ये उसकी माँ की दुआ है। खुश रहो तुम लोग अपनी दुनिया में। वो घुटनों पे हाथ रखते हुए उठ गई। दोनों खवातीन शल बैठी थी, अपने अपने बेटों की वजह से। फिर समरीन वहां से उठ गई। जाते जाते उन्होंने नापसंदीदगी से कबीरा को देखा था। वो अपने सुहेल का रिश्ता उस औरत की बेटी से नहीं कर सकती थी जो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा बताती हो।
पूरे जहाँ बेगम धीरे धीरे चलती वहां से दूर जा रही थी। उन्हें अपनी बेटी की तलाश थी और मेले में बिछड़ जाने वाले बच्चे को उसकी माँ तलाश कर ही लेती है, चाहे वो जहां भी छुप जाए। आई एम सॉरी, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। ये एक दूसरा डेस्क था और यहाँ बैठा नौजवान काफी खुश अखलाक था। न उससे ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा था, ना कार्ड यहाँ काम कर रहा था। पाकिस्तानी बैंकों के मसले, उफ। ऊपर से उसके पास इतना कैश भी नहीं था कि टिकट की कीमत भर सकती। एयरलाइन तो बाद में वापस करेगी, अभी तो लाखों रुपए का ये खर्चा उसे ही करना था। माही को एक दफा फिर एयरपोर्ट की दीवारें तंग होती महसूस हो रही थी। कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। उसका दिल दाढ़े मार मार के रोने को चाह रहा था। एक दफा फिर ट्राई कर दे। उसने अपना कार्ड बढ़ाया। नौजवान ने फिर से उसे लगाया, लेकिन बेसूर। उसने माजरत के साथ कार्ड वापस कर दिया। माही की आंखें फिर से गीली हुई। कमर का दर्द अब शदीद होता जा रहा था। इबाद भी फोन नहीं उठा रहा था। उसे अब कहीं बैठना था। करीबी वेटिंग एरिया में लोहे की गैर आरामदेह कुर्सियां रखी थी और सब फुल थी। वो एक राहदारी में मुड़ गई और छोटे कदमों से आगे चलने लगी। इबाद का फोन ऑफ था। ससुराल फोन करने की हिम्मत नहीं थी। इबाद के खानदान में बातें आगे निकल जाती थी। सारे पाकिस्तान को खबर हो जाती और सब कहते कि माही की गलती है। सास ने कहा भी था कि कनेक्टिंग फ्लाइट हो, सब उसका मजाक उड़ाएंगे, 4 सत्ता की पेंडू कहेंगे उसको। 20 साला माँ बीना की आंखें फिर से भर आईं। उफ, वो क्या करे। वो छोटे छोटे कदमों से चलती आगे बढ़ रही थी। उसने चंद लोगों को रोके पूछा भी कि वो क्या करे, लेकिन सब उस मर्द जैसे ना थे। लोग जल्दी में थे। किसी की फ्लाइट निकली जा रही थी, किसी को सामान उठाने की जल्दी थी, किसी के पास रुक के मशवरे देने के लिए वक्त नहीं था। एक राहदारी में स्मोकिंग रूम्स बने थे, शीशे की दीवार के पार। कुछ मर्द और औरतें किसी एक तरफ मुंह किए स्मोकिंग करते दिखाई दे रहे थे। क्या नशा था ये भी। एयरपोर्ट्स पे भी इनको चैन नहीं है। माही ने नापसंदीदगी से उन्हें देखा और सर झटक के आगे बढ़ने लगी और तभी वो उसे दोबारा नजर आया। वो रुक गई। वो एक कुर्सी पे बैठा टांग पे टांग जमाए लबों में सिगार दबाए हुए था। वो दूसरे लोगों की तरह मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बस खामोशी से छत को देखता कुछ सोच रहा था। उस इंसानों से भरे एयरपोर्ट में माँ बीना को जैसे उम्मीद की किरण नजर आई। वो शीशे की दीवार के करीब आई और उसके ऐन सामने आकर दस्तक दी। उसी तरह ऊपर देखता रहा। आवाज उस तक नहीं पहुंची थी। शायद वो किसी ख्याल में गुम था, कुछ उदास सा था उसके बारे में। माही ने झिंझला के जोर से शीशा बुझाया। चंद लोग उधर देखने लगे। किसी ने उसे बताया कि दरवाजा बाहर से खुल सकता है। वो समझे वो अंदर आना चाह रही है। किसी ने उस आदमी को पुकारा, कोई उसे बुला रहा है। वो चौंका, निगाह शीशे के पार खड़ी उस लड़की पे पड़ी तो उसने गहरी सांस ली। नॉट अगेन, माहिर फरीद ने उकता के सोचा, फिर कंधे झुका के पूछा, क्या है? बाहर आए। वो परेशानी से उसे बुला रही थी। सिर्फ वही था जो उसे दुरुस्त मशवरा देगा। तुम अंदर आ जाओ। वो टेक लगाए बैठा रहा, बस 2 उंगलियों से इशारा किया। यहाँ से आवाज नहीं जाती थी। उसके इशारे पे वो झिंझला गई। प्लीज बाहर आए। माहिर कदरे उठा के उठा और लंबे लंबे डग बढ़ता बाहर आया। सिगार हाथ में था। शीशे का दरवाजा जरा सा खोल के बाहर देखा। बहुत सा धुआं भी बाहर आया। अंदर आ जाओ। मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं सिगार के दरमियान में हूँ, मैं इसके धुएं के करीब नहीं जा सकती, झिंझला के बोली। अब उसको क्या कहे। आप पहले मेरी बात सुन ले, फिर सिगरेट पी लेना। माहिर फरीद के माथे पे बल पड़ गए। ये सिगरेट नहीं, सिगार है। उंगलियों में फंसा सिगार उठा के दिखाया। हाँ तो एक ही बात है, वो भी जहर ये भी जहर। अच्छा बाहर आए, मेरी बात सुने। वो यूं दरवाजा खोल के नहीं खड़ा हो सकता था, बस दिली से सिगार बिन में उछाल दिया और बाहर आ गया। अब क्या हुआ है? गहरी सांस लेकर पूछा। चेहरे पे खौफ थी। मेरा शोहर मेरा फोन नहीं उठा रहा और मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? माही ने गहरी सांस ली। उफ, तुम्हारे पास 5-6 घंटे हैं ना, बार बार कॉल करो, उठा लेगा। अगर ना उठाया तो मैं क्या करूंगी? वो परेशान थी, रोने वाली, चिड़चिड़ी सी। वो सीढ़ियां देख रही हो? उसने बाजू लंबा करके एक तरफ इशारा किया। ऊपर जाओ और जाके किसी पब्लिक लाउंज में बैठ जाओ और इंतजार करो। माही ने उस तरफ देखा। बरकी सीढ़ियां जामद थी। लिफ्ट नहीं है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। वो चौंका। सिगरेट के धुएं से बचना, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, बात बात पे रोना। ओह, उसके कंधे ढीले हो गए, तासरात बदले। आओ मेरे साथ। वो चुपचाप उसके पीछे चल दी। माही दोस्त नहीं बनाया करती थी। वो हर एक पे शक करती थी, लेकिन कुछ था मकनातीसी सा उस आदमी के बारे में, कुछ ऐसा जो दिल को गैर आरामदेह नहीं होने देता था। उस वक्त वो एक गैर मुल्क में अकेली थी।
سب نے کہا تھا کسی اجنبی بالخصوص پاکستانیوں پہ بھروسہ نہ کرنا، لیکن ماں بینا مبین نے اس پہ بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے کچھ دیر اپنے پیچھے چلاتا گیا، پھر ایک ایکسیلیٹر کے دہانے رکا۔ وہاں باوردی سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ ماہی نے اپنا فون نکالا اور اس میں موجود کارڈ سکین کیا، پھر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری گیسٹ ہے۔ سیڑھیاں انہیں اوپر لے گئیں جہاں المرجان لاؤنج بنا تھا، دنیا کے بہترین ایئرپورٹ کا بہترین فرسٹ کلاس لاؤنج، رنگوں اور روشنیوں کی ایک الگ دنیا۔ وہ بے اختیار گردن اوپر نیچے موڑ کے اطراف کو دیکھنے لگی۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنی ساری پریشانی بھول گئی تھی۔ ایک بڑے سے ہال میں جگہ جگہ آرامدہ صوفے رکھے تھے، زرد خوابیدہ سی بتیاں جل رہی تھی، کچھ لوگ آرام کر رہے تھے، کچھ اپنے فونز اور لیپ ٹاپس پہ لگے تھے۔ ایک طرف وسیع اور ریز تالاب بنا تھا، تالاب کے اوپر کی چھت چمکدار تھی، اس کی روشنی کے عکس سے تالاب کا پانی جھلملا رہا تھا۔ یہ کوئی اور دنیا تھی۔ اکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو لوہے کی کرسیاں ملتی تھی، یہ فرسٹ اور بزنس کلاس میں سفر کرنے والے امرا کا لاؤنج تھا۔ ماہی نے پانی کے قریب رکھے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، ٹانگوں اور کمر کو سکون آیا۔ بیک پیک میز پہ رکھ دیا۔ اب تم یہاں آرام سے انتظار کرو، اوپر ریسٹورینٹ میں بوفے لگا ہوا ہوگا، وہاں جا کے کھانا کھاؤ اور مسئلے کا کوئی حل نکالو۔ وہ ہدایات دیتا واپس جانے لگا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ وہ تیزی سے بولی، دل ایک دم گھبرا گیا۔ میں یہی کہیں بیٹھ جاؤں گا، میرا سگار ٹائم تو تم نے خراب کر ہی دیا ہے۔ اگر خراب ہو ہی گیا تو آپ یہی بیٹھ جائیں، بس میرا شوہر فون اٹھا لے تو آپ چلے جائیے گا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے روکے۔ سوچیں آپ کی بہن مشکل میں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اپنی طرف سے ماہی نے ٹپیکل پاکستانیوں والا حربہ استعمال کیا تھا۔ ماہر کے سارے اعصاب تن گئے، اس بات کی چوٹ الگ سی تھی۔ اس نے کچھ کہا نہیں، خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تھینک یو، وہ ممنون ہوئی، دل کو سکون آیا، وہ اکیلی نہیں تھی۔ اور سوری آپ کا سگریٹ ٹائم خراب کرنے کے لیے۔ سگار؟ آج اس نے غصے سے تصحیح نہیں کی، بس تالاب کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، ایک ہی بات ہے۔ نہیں، ایک بات نہیں ہے، سگریٹ زہر ہے۔ وہ پانی پہ رقص کرتی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ اور سگار کیا ہے؟ میری محبوبہ، وہ اسی سنجیدگی سے بولا۔ تو ماہی ایک دم ہنس پڑی۔ سگار آپ کی ایڈکشن ہے، محبوبہ وغیرہ نہیں، اپنے ازلی انداز میں بولی۔ پھر احساس ہوا کہ اپنی مدد کرنے والے آدمی کو ناراض کرنا دانش مندی نہیں تھی۔ جلدی سے مسکراہٹ روکی۔ سوری، میں کیا پیو گی؟ میں کافی لینے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو، میں کیفین سے پرہیز کر رہی ہوں۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ کم عمری کی شادی، پہلا بچہ، یہ کوئی وہمی لڑکی تھی، پریگنینسی کو ہونے سے ڈرنے والی، ورنہ بتنا کیا پرہیز۔ خیر، وہ ایک بات کو پھر سے کار میں لانے لگی۔ بے سود تھک کے اس نے ماں اور مالا کو کال کی، دونوں فون نہیں اٹھا رہے تھے، شاید ابھی ولیمے سے واپس نہیں آئے تھے۔ المرجان لاؤنج کے ماحول نے اس کے اعصاب کو ریلیکس کر دیا تھا۔ خیر ہے، اس کے پاس بہت وقت ہے، وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ گرین ٹی کا کپ اس کے سامنے میز پہ رکھا گیا تو وہ چونکی، پھر فون رکھ دیا۔ وہ اپنا کافی کپ لیے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ اسے پہلی دفعہ اس اجنبی میں دلچسپی ہوئی۔ لندن سے۔ وہ گھونڈ پڑتے ہوئے تالاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے برطانوی لہجے سے پہچان چکی تھی۔ اور کہاں جا رہے ہیں؟ واپس لندن۔ وہ چونکی۔ آپ آتے ساتھ ہی واپس جا رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ ہاں۔ وہ زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ ٹکٹ ہی ضائع کر دی۔ امیر لوگوں کے بھی مزے ہیں۔ کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کہہ ڈالا۔ اب اس سے زیادہ ماں بنا اپنی زبان کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، اور کیا مزے ہیں امیر لوگوں کے؟ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ وہ کسی بھی وقت مرضی کی فلائٹ لے سکتے ہیں، میری تو ایئرپورٹس پہ خبر نہیں ہوتے۔ تم اپنے شوہر کے گھر والوں کو کال کر سکتی ہو؟ ہرگز نہیں، میرا سارا سسرال نیو یارک میں اکٹھا ہے، ان کو بتا دیا تو وہاں جو میرے ساتھ ہوگا نا وہ بس مجھے پتا ہے۔ جرجری لی۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا جیسے تشویش ہوئی۔ کیا وہ تم پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماہی کا چہرہ گلابی ہوا۔ کوئی ہاتھ اٹھائے تو صحیح، میں ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی، میری ماں نے مجھے کمزور عورت نہیں بنایا۔ ہاں، اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ مجھے صرف گوسپ کا موضوع بننے سے ڈر لگتا ہے، کوئی مجھے بے وقوف نہ کہے۔ ہاتھ اٹھائے تو صحیح، منہ میں ہی بڑبڑانے لگی۔ کیا ہر عورت ہاتھ اٹھانے والے شوہر کا ہاتھ توڑ سکتی ہے؟ وہ تھوڑی پہ انگلیاں رکھے سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ بالکل توڑ سکتی ہے، اگر وہ پڑھی لکھی ہو اور بالخصوص امیر ہو۔ اب میری ملازمہ کی بیٹی کو دیکھ لیں، وہ کپ میں ٹی بیگ اوپر نیچے کر رہی تھی۔ روز پھرتی ہے اپنے شوہر سے، مگر اسے نہیں چھوڑتی،
उस दिन बाजू टूटा हुआ था उसका। मैंने पूछा तो कहती है सीढ़ियों से गिर गई थी। माहिर एकदम चेहरा मोड़ के तालाब को देखने लगा। मुट्ठी भींच ली इतनी जोर से कि नाखून हथेली में प्रवस्त हो गए। अब मुझे बताएं, सीढ़ियों से कोई रोज रोज गिर सकता है क्या? मगर नहीं, एक ही बहाना है सब बेचारी औरतों के पास। फिर तस्वीर की, गरीब और मिडिल क्लास औरतों के पास, क्योंकि वही पिटती हैं। अमीर होती तो कोई हाथ ना लगा सकता। अमीर औरतों पे भी तशद्दुद होता है। वो पानी को देखते हुए बोला तो आवाज बहुत आहिस्ता थी। माही ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब वो रिलैक्स लगती थी। नहीं होता। अब आपके लंदन में किसी औरत को कोई उंगली से भी छू ले तो वो पुलिस बुला लेगी। और लंदन में हर साल 98,000 औरतें अपने शौहर या बॉयफ्रेंड के तशद्दुद का निशाना बनती हैं। माही के लब खुल गए। क्या? उसे यकीन नहीं आया। लेकिन वहां तो आप पुलिस बुला सकते हैं। बचपन से टीवी ड्रामा और फिल्मों में यही देखा था कि बाहर के मुल्कों में ना कोई बच्चे को मार सकता है ना बीवी को। ये 98,000 वो औरतें हैं जो पुलिस को बुलाती हैं। फिर चंद दिन की दूरी और जरा सा जुर्माना भरने के बाद उनका आदमी उनको मना लेता है और वापस उसी टॉक्सिक रिश्ते में चली जाती हैं। लाखों औरतें वो हैं जो पुलिस नहीं बुलाती और वो अमूमन, उसने थूक निकला, पढ़ी लिखी और अमीर औरतें होती हैं। माही के अब्रू तअज्जुब से इकट्ठे हुए। पढ़ी लिखी अमीर औरतें क्यों शौहर का तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं? सामने बैठे मर्द की बुरी आंखों में तालाब के पानी का अक्स उभरा। शायद उनके बेटों ने उनको छोड़ दिया होता है। माही ने उलझ के उसे देखा। हैं? बेटे कहाँ से आ गए? माही ने सर झटका और हल्के से कनपट्टी को छुआ। जब से हलाल ने वो बात कही थी उसका सर दर्द से फटे जा रहा था। नहीं उठाया तुम्हारे शौहर ने फोन? उसको तो मैं अमेरिका जाके पूछूंगी, कमबख्त। उसने दांत खिचखिचाए, फिर घड़ी देखी। अभी काफी वक्त था।